स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करूंगा। सोसाइटी जो इवॉल्व हुई है ना, वो तकरीबन हम उसको 6 स्टेजेस में काउंट करते हैं। तो पहली 3 स्टेजेस जो थी वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी और अगली 3 स्टेजेस जो हैं वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं जो जिन स्टेजेस का तज़किरा करूंगा उनमें पहली है एग्रेरियन सोसाइटी, दूसरी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी और तीसरी है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, आपको बताऊं अग्रेरियन सोसाइटी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सोसाइटी हुज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग फूड, फीड एंड फाइबर। कि ऐसी सोसाइटी जिसकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट हो, बेस करती हो फूड, फीड और फाइबर पर, और इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं वो मेंटेन होती हों, फार्म लैंड मेंटेन होते हों एंड लैंड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। के ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट हो एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, फूड पे, फीड पे, फाइबर पे, और जो उसका लैंड फार्म हो वो प्रॉपरली मेंटेन होता है, वो यूज़ होता है, उसके ऊपर फसलें उगाई जाती हैं, जो इकोनॉमी का प्राइमरी सोर्स हो और लोगों की वेल्थ जनरेशन का जो प्राइमरी सोर्स हो वो हो एग्रीकल्चर या उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। रॉ में भी हो सकती है, फिनिश में भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी बनी कब? इट बिगेन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। के एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो तकरीबन 10,000 साल पहले बिगेन डेवलप हुई। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी की इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो है स्टूडेंट्स वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इंक्रीज इन फूड सप्लाई। एग्रीकल्चर सोसाइटी के आने की वजह से जो फूड सप्लाई थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इससे पहले जो मैंने आपको साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में और पेस्टोरल और पेस्टोरल सोसाइटी या एडवांस्ड हर्डिंग और हर्डिंग सोसाइटी के अंदर जो थे लोग नोमैडिक थे, फूड की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे और एफर्ट करते थे। लेकिन इसमें जो है चूंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी में एग्रीकल्चर जो है उसको एग्रीकल्चर लैंड को यूज करके फसलें उगाई गई, तो उस वजह से फूड सप्लाई में हो गया इजाफा। पीपल परमानेंट सेटलमेंट। तो लोगों की सेटलमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी में परमानेंट हुई, क्योंकि लोगों ने, जिन लोगों के पास कुछ ज़मीन है, मिसाल के तौर पर मैं सिंपल लोगों की बात करता हूँ जिनके पास 5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने अपना घर उस ज़मीन के अंदर बना लिया और उनकी सेटलमेंट परमानेंट है, वो नस्लों से रह रहे हैं। यानी फ्रॉम सेवरल डेकेड्स दे लिव्स इन ए परमानेंट लोकेशन और सेम लोकेशन सिंस 1950, 1970, 1980 से वो सेम लोकेशन पे रह रहे हैं, क्योंकि उनको खुराक मिल जाती है अपनी ज़मीन को काश्त करके। उनके पास कुछ जानवर वगैरह होते हैं या फिर कुछ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, शाम को या कुछ टाइम के बाद वो वापसी घर पर आ जाते हैं। तो सेटलमेंट जो है वो परमानेंट है इस सोसाइटी में। तो उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रीव रैपिडली। जब से एग्रीकल्चर सोसाइटी आई है तो पॉपुलेशन में जो है वो तेज़ी से इजाफा हुआ है। उससे पहले जब नोमैडिक या हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी थी उस वक्त पॉपुलेशन जो थी वो दुनिया की बहुत कम थी। अब पॉपुलेशन की तादाद में इजाफा, पॉपुलेशन में इजाफा इस वजह से हुआ है कि एक तो लोग परमानेंटली सेटल्ड हैं, दूसरे नंबर पे इनका परमानेंट प्रोफेशन है, लोग अपने घरों में रहते हैं, मेहनत काम करते हैं, मेहनत काम की ज़रूरत पड़ती है। मैं मेहनत काम की ज़रूरत का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से। उस वक्त मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। कास्ट सिस्टम डेवलप्ड। एग्रीकल्चर सोसाइटी जब हुई तो उसमें कास्ट सिस्टम स्टार्टेड टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंट। तो उसमें कुछ लोग जो थे वो लैंडलॉर्ड हो गए और कुछ लोग जो थे उनकी तरफ वर्किंग करने वाले हो गए। जो लैंडलॉर्ड हो गए वो मालिक कहलाते थे और जो वर्कर थे उनको सिर्फ कुछ थोड़े से वेजेस मिलते थे। इस तरह ना कास्ट सिस्टम, लैंडलॉर्ड और लेबर, इस तरह का कास्ट सिस्टम जो है वो डेवलप्ड हुआ। जो मौजूदा कास्ट सिस्टम है ना, अरई, चौधरी, जाट, राजपूत, खान वगैरह, ये एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर जो है वो डेवलप हुआ था। लैंड स्टार्टेड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। ज़मीन जो है एग्रेरियन सोसाइटी में, चूंकि ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन एग्री लैंड। तो उसमें लैंड जो है वो उसको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई कब? 9वीं से 15 फ्रॉम 9th टू 15th सेंचुरी। 9th से 15th सेंचुरी के दरमियान लैंड स्टार्टेड टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। उसके साथ साथ फ्यूडलिज्म डेवलप्ड हुआ। फ्यूडलिज्म कैसे डेवलप्ड हुआ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मकदार में ज़मीन पर काबिज हो गए, वो अपनी चालाकी की वजह से या उन्होंने कब्जा कर लिया या बाकी लोगों के भोलेपन की वजह से या उन्होंने परचेज कर ली किसी भी वजह से। तो फ्यूडलिज्म जो है वो डेवलप्ड हुआ। फ्यूडलिज्म को थोड़ा सा टच किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब उसने लैंड रिफॉर्म्स किए थे अपनी
1971 से 1976 तक जो उसका गवर्नमेंट का टेन्योर था उसके दौरान। अब स्टूडेंट्स अगला पॉइंट जो है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ए सोसाइटी इन विच we use advanced source of energy rather than humans and animal to learn large machinery। कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लार्ज मशीनरी को चलाने के लिए हाथों या जानवरों का इस्तेमाल की बजाय किसी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, उस सोसाइटी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है बेसिकली शुरू कब हुई? इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, लगभग 1750 के आसपास ना ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टार्ट हुई, जब फर्स्ट टाइम एक स्टीम इंजन जो है उसको स्टार्ट किया गया। इट बिगिंस इन 1950s व्हेन स्टीम इंजन वाज फर्स्ट यूज्ड इन ब्रिटेन टू रन अदर मशीन। जब एक स्टीम इंजन को इस्तेमाल किया गया दूसरी मशीनरी को चलाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, तो इस स्टीम इंजन का दूसरी मशीनरी को चलाने के अमल ने सोसाइटी को जो है ड्रामेटिकली चेंज किया। तो आप देख लें 1750 में दुनिया की आबादी थी कोई 700 मिलियन, यानी इशारिया 7 अरब, 0.7 अरब, अब मैं सादा अल्फाज में कह देता हूँ। अब तो है वो 8 अरब से भी क्रॉस कर गई है। यानी कि जब से दुनिया बनी उससे 1750 साल तक, सन 1750 तक थी 700.0.7 अरब आबादी, अब 8 अरब से ज़्यादा हो गई है। तो अब पॉपुलेशन की जो रैपिड ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया है। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा क्या है वो है कि नाउ पीपल एंड गुड्स कैन बी ट्रेवल टू मच लॉन्गर डिस्टेंस ड्यू टू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, उसके बाद फ्रीजिंग सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, टेक्नोलॉजी आई, आईटी आई, डाटा सेंड करने की सहूलतें मौजूद हुई। तो अब जो है हम गुड्स और सर्विसेज या किसी भी चीज़ को, या ख्वाह वो कॉल हो, ईमेल हो, मैसेज हो, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी हो, कोई डाक करवानी हो, कोई कोरियर करवानी हो, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हम कर सकते हैं तेज़ी के साथ। तो ये जो है सारी टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ह्यूमन स्टार्टेड टू यूज मशीन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, मशीनरी का इस्तेमाल हुआ टू रन अदर मशीनरी, स्टीम इंजन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ टू रन अदर मशीनरी। उसके साथ साथ लोगों ने मशीन और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस करने के लिए लोगों ने मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मशीनरी के इस्तेमाल से एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, तीसरे नंबर पे ह्यूमन एफर्ट कम से कम करनी पड़ती है, इंसानों को बस सुपरविजन करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है ये अडॉप्ट हुई। इसका दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोसेस स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वो थी, इसके नतीजे में जो मशीनरी आई वो स्प्रेड कर गई थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेस्ट में उसने अमेरिका की तरफ, और ईस्ट में उसने साउथ एशिया के रास्ते जो है वो ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट की साइड पे मूव हुई। इट ड्रॉन पीपल अवे फ्रॉम देयर होम्स टू फैक्ट्रीज सिचुएटेड नियर द एनर्जी सोर्सेज। तो इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रियल अपना टेक्नोलॉजी जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब आई तो उसके नतीजे में स्टीम इंजन ने दूसरी मशीनों को चलाना शुरू किया। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियलिज्म स्टार्ट हुई, यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ लगना स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री कहाँ लगती है? एनर्जी सोर्स के पास होती है। तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम प्रमोट हुआ तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने लोगों को अपने घर से निकाला, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज मूव्ड द पीपल अवे फ्रॉम देयर होम्स to industries which has been located near the energy source which is somewhere away from urban areas or city। कि ना तो ये देहातों में होती हैं इंडस्ट्रीज, ना शहरों में होती हैं, इनके दरमियान में होती हैं। इसका अगला पॉइंट ये है कि सिटीज हैव बीन ग्रोन, कि शहर जो हैं उनकी आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। जैसे आप पाकिस्तान में कराची देख लें, मुंबई देख लें, इंडिया में बीजिंग देख लें, शंघाई देख लें, टोक्यो देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, तो ये बहुत बड़े बड़े जो हैं वो शहर हैं। जावा सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का शहर है, वो भी बहुत बड़ा शहर है। तो इसके बाद जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आज के इस लेक्चर का तीसरा पार्ट जो है, फाइनल पार्ट, ए सोसाइटी इन विच एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सर्विस सेक्टर और जॉब दैट प्रोवाइड सर्विस रादर देन गुड। कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर इंक्रीज है किस में? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में, या वो जॉब जो कि सर्विस
प्रोवाइड करे रादर देन प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इट इज डेवलप्ड बिफोर सेवरल डेकेड्स, इसको चंद ही डेकेड्स हुए हैं इसको डेवलप्ड होते हुए। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फोकस ऑन आइडिया, फोकस ऑन आइडिया। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर फोकस जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे नहीं है, फोकस सिर्फ है आइडिया पे, आइडिया पे। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहती है कि टेंजिबल गुड्स जो है विल नो लॉन्गर रन इकोनॉमी, के टेंजिबल गुड जो हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगले आने वाले टाइम के अंदर वो जो है दुनिया की इकोनॉमी को रन नहीं करेंगे, बल्कि जो है आइडियाज जो हैं वो इकोनॉमी को रन करेंगे। दूसरे नंबर पे शिफ्ट ऑफ वर्क प्लेस टू होम, नाइट न्यू टेक्नोलॉजी अलाउज द वर्कर टू डू देयर वर्क इन वैरायटी ऑफ लोकेशन, कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने वर्कर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि वो अपनी ड्यूटी जो है, वो ड्यूटी का जो फंक्शन है उसको किसी भी लोकेशन पर बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्ज करें एक बंदे का कंप्यूटर का काम है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर ऑफिस में जाकर काम करे, कोई बंदा ऑनलाइन काम करता है मिसाल के तौर पर, तो अब बंदा अपने ऑफिस में अगर उसका ईमेल आईडी है तो वो उसको अपने मोबाइल में लॉग इन कर लेता है, तो अपने घर बैठ के भी वो ऑफिस की या सरकारी ईमेल रिसीव भी कर सकता है और उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, यानी रिप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। नीड फॉर हायर एजुकेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना नीड फॉर हायर एजुकेशन किया, जो आपके आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो उनको जॉब ऐसे नहीं मिलती, उनके लिए ज़रूरी है कि एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो भी होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो उसको क्वालिफिकेशन मिलती है। ये बेसिकली इनका इशारा, मेरा इशारा ना नीड फॉर हायर एजुकेशन में वो इंजीनियरिंग और आईटी की क्वालिफिकेशन पे है। तीसरे नंबर पे है चौथे नंबर पे है इनोवेशन। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इनोवेशन को किया गया, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसकी फोकस जो है वो आईटी है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका फोकस जो है वो थिंकिंग वर्क है, थिंकिंग वर्क लिखा हुआ है। इससे इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है, डेवलप हो रही है उन लोगों की जो इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है। जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर क्या था, मशीनरी सिस्टम था कि एक मशीन दूसरी को चलाती थी। अब जो है टेंजिबल गुड्स विल नो लॉन्गर रन इकोनॉमी इन फ्यूचर, ठीक है। अब जो है फोकस ऑन आइडिया है, इनोवेशन है, थिंकिंग वर्क पे फोकस है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ भी हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी पढ़ी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ी। तो ये मेरा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।